बनना चाहती हूँ। मैंने कहा टीचर तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी। और जब आप किसी चीज को चांस से चॉइस में कन्वर्ट करते हो ना सर, तो आप उसमें पूरी जान डाल देते हो। मैं पैंडेमिक में जबकि लोग घर में थे, लेकिन मैंने 3 बच्चों को भी पढ़ाया, क्योंकि आपके बुरे वक्त में सिर्फ फैमिली होती है ना। एक इक्वालिटी पे चलना पड़ेगा। लाइक जैसे टिफिन है, मेरी मम्मी ही क्यों बनाए, मेरे पापा भी तो बना सकते हैं। लड़की है, बहुत महंगा एक्सपेंसिव कोर्स है, नहीं भाई क्या करना है, शादी तो होनी है इसकी। आपको कभी भी कैसा भी मौका हो बट गिव अप नहीं करना। तो वो एक स्ट्रॉन्ग, आप कितना भी फाइनेंशियली क्राइसिस में हो, कैरेक्टर नहीं खराब नहीं करना। और कितना ही आप ऊंचे उस पर पहुंच जाओ, बिहेवियर खराब नहीं करना। और पैसा कमाना शुरू कर देती है तो उसके अंदर बहुत ड्रामेस्टिकली चेंज आता है। बाप दादा की प्रॉपर्टी है तो उसमें उनका हिस्सा रखा गया है। पहले लॉ में नहीं था, लेकिन अब लॉ में भी ऐड ऑन किया गया। अगर हम जैसे कुछ हमारी पुरानी किताबों में सुनते हैं कि कुछ ऐसे भी वक्त गुजरे हैं कि जहाँ फीमेल को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जाता है। कुछ वुमेन्स रही हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत पावरफुली रिजेक्ट किया कि नहीं, अब तक था बट अब नहीं। ज्योतिबा फुले बाई हैं, उनकी कहानी जैसे मैंने पढ़ी है तो उसमें मैंने देखा कि एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल का बदलाव लेकर आए। मुस्कान एक लड़की है जो पूरे उसमें रहती है, मास्क में भी रहती है, पूरे प्रॉपर पर्दे में रहती है वो, क्योंकि उनको पता है द मीनिंग उसके पीछे। चोरी भी कर सकता है, डाका भी डाल सकता है, किसी को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब इंसान को भूख होती है ना तो वो कुछ नहीं देखता। अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं बट आप उस अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते हो। क्या करना, लाइफ पड़ी है, कर लेंगे। तभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि अब आपको पेट तो भरना है, तो पेट भरना है तो अब रिक्शा चलाओ, चाहे मजदूरी करो, ईंटें उठाओ या चोरी करो, डकैती करो, पर खाने के लिए तो आपको चाहिए। जी, मैं अपने आप को फेलियर मानूंगी वहाँ पर, बिल्कुल। अगर मेरे कैरेक्टर को कोई डिफेम करना चाह रहा है या कोई गलत पॉइंट आउट करना चाह रहा है, फिंगर पॉइंट करना चाह रहा है, तब मैं उसको माफ नहीं करूंगी। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। एक लड़का एक लड़की दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मेरे हैं इसलिए। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में हम एक और ऐसे सेल्फ मेड वुमेन और सेल्फ मेड सेलिब्रिटी से आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। जो आप उनकी जर्नी देखेंगे, उनके बारे में आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिलेट करेंगी। आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जो है वो स्टार्टिंग से लेके एक ड्रीम लेवल तक लेकर आए और अभी आगे उस ड्रीम को और बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए रेडी हैं। सो यहाँ मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले एक शेर के साथ। किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ बनकर अखलाक बदल सकती हूँ। जितना चाहे बिगड़ी हो, मैं बनाने पे आऊँ तो हर बात बदल सकती हूँ। बताना आसान है मुझे, मुझसे छुपाना बहुत मुश्किल। एक मौका तो दे के देखो मुझे, शायद मैं हालात बदल सकती हूँ। हमारे साथ हैं दरक्षा मंसूर। दरक्षा मंसूर की कहानी, दरक्षा मंसूर कौन है, दरक्षा मंसूर क्या है, ये हम जानेंगे खुद दरक्षा मंसूर से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं महराज सिद्दीकी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया अपने पॉडकास्ट के लिए और ये खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशरे के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। और आई एम दरक्षा मंसूर, को फाउंडर ऑफ ड्रीम एजुकेशन एकेडमी। क्या है दरक्षा मंसूर? दरक्षा मंसूर एक एजुकेटर है और इस तरह की एजुकेटर है कि वो हर बच्चे को एजुकेट करना चाहती है। अगर उसके पास पैसा है तब भी, नहीं है तब भी, बस वही नाम बनाने में लगी हूँ, वही कोशिश में लगी हूँ कि दुनिया के हर बच्चे को मैं एजुकेट कर सकूँ। मेरी एकेडमी से हर बच्चा एजुकेट हो। राइट। तो दरक्षा मंसूर अभी लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों के ड्रीम अचीव करने में उनकी हेल्प कर रही है बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो। इट्स वेरी गुड। सो दरक्षा मंसूर अभी जो है तो ये बनने में डेफिनेटली बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे। तो क्या दरक्षा मंसूर यही बनना चाहती थी कि मुझे ये बनना है, ये आपका ड्रीम था, या ये प्रोफेशन जो आपने अभी आपका है, सो ये प्रोफेशन आपने खुद चुना है या ये प्रोफेशन ने आपको चुन लिया कि नहीं मुझे दरक्षा मंसूर चाहिए, ऐसे करके? आप कह सकते हैं कि बाय चॉइस और बाय चांस, राइट? तो बाय चॉइस तो मैं नहीं कहूँगी,
बाय चांस मैं आई हूँ इस प्रोफेशन में, क्योंकि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, अलीगढ़ की हूँ, तो तब मैं स्कूल में मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दरक्षा आप क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा टीचर तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी, साड़ी पहन पहन के चले जाते हैं, टीचर बिल्कुल नहीं बनूंगी, मैं MBA करूंगी। खैर अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी कि मैंने MBA भी किया। उसके बाद फिर वही है कि देन उसके बाद, लेकिन जब धीरे धीरे एक यहाँ मुझे एक मौका मिला, मैं एक एज अ प्रिंसिपल मैंने जॉब की एक स्कूल में, नेशनल वेलफेयर पब्लिक स्कूल। वो मेरा पहला स्कूल था जहाँ मैंने 6.5 साल पढ़ाया था एज अ प्रिंसिपल। तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद एजुकेशन में सबसे अच्छा अगर कोई प्रोफेशन है तो वो टीचर्स ही हैं, एजुकेटर्स ही हैं, क्योंकि वी आर बिल्डर ऑफ नेशन। पूरी दुनिया को बनाते हैं, पूरे नेशन को बनाते हैं, तो एजुकेशन बेस्ट है। वहाँ मैंने उसी दिन से चूज़ किया। 2012 में मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था और मुझे रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई, अलग तरह का प्यार, अलग तरह की मोहब्बत, अलग तरह के अटैचमेंट्स जब मुझे मिले, तो मुझे लगा अब मुझे इसको चॉइस बनाना है। और जब आप किसी चीज़ को चांस से चॉइस में कन्वर्ट करते हो ना सर, तो आप उसमें पूरी जान डाल देते हो। और अब मैं वही करना चाहती हूँ कि मुझे लोग इसी चीज़ से जाने कि मैं मेहनत एक्चुअल में करती हैं लोगों के साथ। यहाँ ड्रीम एजुकेशन एकेडमी में जो भी बच्चा आता है वो बहुत अच्छा ही पढ़ के जाता है, उसका इम्पैक्ट लोगों को दिखे। हम बोले ना, खुद लोगों को बच्चों में वो डेवलपमेंट दिखाई दे। गुड गुड, उस पे वर्क हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा था कि आपको ये करना है, लेकिन एजुकेटर तो बिल्कुल नहीं सोचा, बट बाय चांस। चलो गुड, यही होता है जनरली। वैसे हम देखें तो बहुत लोगों की लाइफ में यही होता है कि हम ये चाहते नहीं, लाइक मैं आज एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं जाके पॉडकास्ट करूंगा, लाइक वो स्टेप बाय स्टेप जर्नी के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब इंसान या सोचता है, या जैसे आपने एक ड्रीम बनाया कि नहीं लाइफ में कुछ बनना है जी, कुछ बनना है, तो कुछ में वो कुछ भी आ सकता है। तो जैसे जैसे जिस चीज़ के लिए रास्ते ओपन होते जाते हैं, तो आप उस पर चलते जाते हो, फिर वो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं, और फिर जब आप कोशिश करते हो तो वो अल्लाह ताला उन चीज़ों को आसान भी बना देता है आपके लिए, राइट। ये को फाउंडर की पोजीशन आपने अभी होल्ड की हुई है, लाइक तो जब आपने सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी कंपनी का को फाउंडर बनना है, किसी एजुकेशन सेंटर का को फाउंडर बनना है, उस टाइम से लेके और ये टाइम तक का लगभग कितना जो ये ड्यूरेशन होगा, कितने साल का ये ड्यूरेशन? तो मैं कहूँ तो 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स जी, 10 ईयर्स में मैं अभी लास्ट 2 ईयर्स से को फाउंडर हूँ। उससे पहले मैं फैकल्टी थी, बट क्योंकि लोगों को लगा कि आपका फेस जा रहा है, आपका लोगों में स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, लोग आपके नाम से आ रहे हैं, तो सर ने, आतिफ सुहेल जो कि फाउंडर हैं ड्रीम एजुकेशन एकेडमी के, उन्होंने कहा कि मैम मुझे आपसे जुड़ना है और मुझे आपको ही पार्टनर बनाना है, और मुझे आपके साथ बहुत सारे कोर्सेज, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत ऑनेस्ट हैं, टैलेंटेड हैं, लोगों को डेवलप कर सकते हैं स्किल्स को, तो तभी से मैंने शुरुआत की। बट हाँ, एक हर्डल भी आया इस टाइम पीरियड में, वो ये था कि कोरोना आया था उस बीच में। तब तो मैं फैकल्टी भी थी, लेकिन मैंने कोरोना में, पैंडेमिक में, जबकि लोग घर में थे, लेकिन मैंने 3 बच्चों को भी पढ़ाया। अच्छा। सारे फैकल्टीज हमारे निकल गए थे, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मेरे पास 3 नहीं, अगर एक भी होगा ना तो मैं एक को भी पढ़ाऊंगी। एक तो एक लेवल पे लेके चलना है, और वीक्स बच्चों को भी ध्यान देना है, क्योंकि उन्हें जरूरत है एक्चुअल में हमारी अच्छे एजुकेटर्स को, बहुत जरूरत है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी गाइडलाइन, अच्छे मार्ग को दिखाने वालों की जरूरत है कि उनको, क्योंकि उनको नहीं पता है कि किधर जाना है, क्या करना है, तो उनको बताने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो 10 साल का आपका पीरियड है, तो इस 10 साल के बीच में आपने एक बताया कि कोरोना के टाइम पे ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सभी इफेक्टेड हुए थे, तो इसके अलावा भी और कोई ऐसा, लाइक फैमिली की तरफ से, एज ए मुस्लिम जैसे मैं कह सकता हूँ कि आज के टाइम पे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी खास करके, इसमें एक बड़ा प्रेशर है कि गर्ल्स को एक लिमिटेड रिसोर्सेस मिलते हैं, गर्ल्स को एक लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं करने के लिए, आने जाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, सो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इस फेज को आपने कैसे पास ऑफ किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, जो मेरे लॉज हैं वो तो खैर बहुत अच्छे हैं। मेरे डैडी, मम्मी, मेरे हस्बैंड, उन्हीं लोगों का सपोर्ट है जो मैं आज आपके पॉडकास्ट में भी बैठी हूँ, और मैं अभी लोग मुझे जान रहे हैं। हस्बैंड तो आपकी लाइफ में बाद में आए होंगे?
हाँ। हस्बैंड से पहले आपके मदर फादर रहे। हाँ। तो वहां से स्टार्टिंग के फेज जो पे को फाउंडर वाली जर्नी है वो तो आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुई है। अच्छा। जो को फाउंडर वाली जर्नी है वो मैरिज के बाद स्टार्ट हुई है, क्योंकि 2012 में शादी हुई थी। तो एजुकेशन आपकी शादी से पहले हाँ, हुई। तो पेरेंट्स का आपके साथ में क्या पेरेंट्स रहा? नहीं, पॉजिटिव हैं, बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, तो फैमिली प्रेशर तो कभी नहीं रहा है सच की जॉब नहीं करनी या ऐसा कुछ नहीं करना। बट मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था कि मैं एजुकेटर बनूं। बट जैसे होता है कि हाँ भाई नहीं, अब चलो शादी हुई है तो चलो एजुकेशन में जाते हैं, देखते हैं, अच्छी फील्ड है। तो जब देखा तो लगा कि बेस्ट फील्ड है, इससे ज्यादा रिस्पेक्ट और इससे ज्यादा चीजें नहीं। तो हाँ, सोसाइटी तो है, सोसाइटी मुस्लिम्स के लिए नहीं, हर इंसान के लिए बहुत नेगेटिव है। आप जब लाइफ में कुछ बढ़ के करते हो तो लोग आपकी पॉजिटिविटी को नहीं देखते, लोग आपके निगेटिव पॉइंट्स को बहुत उठाते हैं। राइट, आपने कैसा पहना है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फालतू के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। बट आपको सर ये ध्यान रखना होगा, जब आपको पब्लिकली कुछ अच्छा बड़ा करना है तो 10 लोग अगर आपके साथ हैं तो 2 लोगों को आप मान के चलो कि निगेटिव होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लाइफ में कभी अचीव नहीं कर सकते। जब एक लड़की की शादी किसी दूसरे घर में हो रही होती है, सो लाइक वहां अगर लड़की के अपने कुछ ड्रीम है तो उसे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके रखने पड़ते हैं कि शायद नहीं मुझे आगे मौका मिलेगा, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो मुझे शायद वो ऑप्शन नहीं मिले कि मैं जाऊं बाहर, एजुकेट हूँ, खुद को एजुकेट करूं, लोगों को एजुकेट करूं, अपने ड्रीम को अचीव करूं। तो एज ए वुमेन आपके हिसाब से क्या उन लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, तो क्यों उनको बाउंड करना जरूरी? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे यहाँ एक बच्ची है मुस्कान, उसका नाम ले रही हूँ, वो बच्ची पर्दे में रहती है। पर्दा बिल्कुल नहीं सिखाता कि आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल है। राइट। तो जो करने वाले होते हैं वो करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा, फिर आप इम्तियाज मत करो। एक तो आप कंपैरिजन्स तो बहुत करते हो, वो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, वो पायलट है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, बट उसके लिए आपको फ्रीडम और सोच, मेंटल स्टेटस आपको बहुत हाई रखना पड़ेगा। जब तक आप बच्चों के साथ खड़े नहीं रहोगे आप, हमारी लेकिन इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमें शुरुआत से निगेटिविटी मिलती है। राइट, मैं अगर कहूँ मम्मी मुझे पिकनिक पे जाना है, तुम्हारी तो बस खराब हो जाएगी, तुम्हारे साथ तो ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ तो वो, या मैं कहूँ कि मम्मी मुझे MBBS करना है, या पापा मुझे MBBS, अच्छा तो मैं MBBS करूँगी। तो ये जो एक निगेटिव थॉट्स होते हैं, ये जो एक कंपैरिजन्स हैं जो हम दूसरे बच्चों से करते हैं, इम्तियाज करना, वो बहुत गलत है। एक तो इम्तियाज करना छोड़ दें, कंपैरिजन्स, क्योंकि वो बच्चों को बहुत डिमोटिवेट करते हैं। दूसरी चीज, अपने बच्चों पे भरोसा रखें। अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा ही नहीं रखोगे, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो ये ही है मेरा सारे पेरेंट्स से, और एक इंटरेस्ट, एक ये वाला प्रेशराइज जो हो रहा है ना एजुकेशन को लेकर, नहीं नीट करना है, इंजीनियरिंग करना है, अच्छे लेवल का टीचर बनना है। आज की डेट में मैं अगर कहूँ तो स्किल्स वाले कामों में ज्यादा पैसा है। राइट, अगर आप होटल मैनेजमेंट देख लें, किसी भी एक शेफ की सैलरी होती है 5 से 10 लाख से स्टार्ट होती है, कोई इंजीनियर डॉक्टर इतना नहीं कमा रहा। और अगर मैं बात करूं पेंटर्स की, तो MF हुसैन एक ऐसा नाम है कि करोड़ों की पेंटिंग्स बिकती हैं। उनके आगे कोई इंजीनियर डॉक्टर कोई नहीं है, उनके आगे स्टैंड नहीं करता। बट स्टिल इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IIT करना है, नीट करना है, क्यों पढ़ना है इसके पीछे? हमें पढ़ना है कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। भाई डांसर्स आप एक से एक देख लो, सिंगर आप एक से एक देख लो, इवन इस्लामिक स्कॉलर्स आप एक से एक देख लो, बहुत हो गए। बच्चे को जो इंटरेस्ट है आप उसमें काम करो। जब तक आप नहीं उस चीज को समझोगे, बच्चों के बेसिकली इमोशंस और फीलिंग्स को, अब लाइक लोग कहते हैं AI ChatGPT आ गया, AI ChatGPT कितना भी आ जाए, लेकिन उसके इमोशंस और फीलिंग्स तो आप ही समझेंगे। तो वो समझना जरूरी है। मेरे हिसाब से 3 चीजों पे पेरेंट्स को काम करना चाहिए। एक तो उनका इंटरेस्ट जो है वो वही रहने दो जो बच्चा चूज करना चाहता है। दूसरा, कंपैरिजंस ना करें। तीसरा, निगेटिव नहीं होना, उन पे थोड़ा भरोसा भी रखें, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। घर से ही निगेटिविटी मिलेगी सर, तो बाहर वो क्या ढूंढेंगे, क्या करेंगे? राइट। शादी जब आपकी हो रही थी तो उस वक्त में आपको फेयर नहीं आया था कि अब शादी के बाद जो मेरी लाइफ है, पता नहीं मुझे पढ़ने देंगे नहीं पढ़ने देंगे? था ऐसा शौक पढ़ने का था, या उस टाइम तक नहीं था, वो बाद में बना?
पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई थी, एमबीए कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि मुझे टीचिंग में जाना है तो मैं ऐसा करती हूँ कि शादी से पहले ही सोचा? नहीं, शादी के बाद। ये शादी के बाद? शादी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, वेल टू डू। मैंने जैसे कहा मेरे भाई सब। अरेंज या आपका लव? हाँ, अरेंज। तो अरेंज में फिर ये था कि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, एजुकेट किया और एक अच्छा फैमिली देख के शादी कर दिया। लाइक वहां तक कोई ड्रीम या कोई जर्नी नहीं है आपकी लाइफ में? हाँ, एज सच तो नहीं थी, बस टीचिंग की थी। नॉर्मल स्कूल, एक स्कूल था बहुत अच्छा, टॉप ग्रेड स्कूल है वो भी अलीगढ़ का, विजडम पब्लिक स्कूल। वहाँ मैंने 4 साल जॉब की थी शादी से पहले, और वहाँ मैं बेस्ट टीचर भी रही थी 2010 की। तो वो एक अच्छा मेरा, वहाँ से मुझे थोड़ा सा ग्रोथ मिला कि नहीं यहाँ मैं आज के कुछ कर सकती हूँ। वही मैंने थोड़ा सोच लिया था जब मैंने स्कूल देखा था ना, तभी मेरा एक्चुअली में लगा कि मुझे एजुकेटर ही बनना है। और अब तो तभी मैंने शुरुआत की। आपकी जो कह सकते हैं कि तो जो मेन लाइफ शुरू हुई है वो शादी के बाद शुरू हुई है। हाँ, कुछ बनने के लिए? हाँ, कुछ बनने के लिए, कि कुछ बड़ा करने के लिए। तो जो एक अचीवमेंट वाली चीज जो मैंने सोची अपने लाइफ में, वो शादी के बाद ही सोची, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिला है। ऑब्वियसली सपोर्ट मिला। और ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसी भी लड़कियां बहुत कम होती हैं कि जो शादी के बाद कुछ बनना चाहती हैं। हाँ, मैं वही चीज आई एम द सिंगल वन कि मेरे पास हर तरह से सपोर्ट है। गुड। हर तरह से कि मतलब फैमिली ने बहुत फ्री कर रखा है इस चीज के लिए कि आप बेटा आगे बढ़ो, क्योंकि आप अच्छा, बस 2 ही चीजों का उनका कहना है कि एक कैरेक्टर और एक बिहेवियर। बिल्कुल। अगर 10,000 कमा रहे हो और 10 लाख तक भी पहुंच रहे हो तब भी सेम बिहेवियर रखना, और कैरेक्टर कभी खराब नहीं करना। बस बाकी तुम दुनिया में करो, हम पीछे खड़े हैं। तो आपकी ऑब्वियसली पर्सनल फैमिली भी है, जो आपके सास ससुर हैं, फैमिली में और भी लोग हैं। एक बेटी है? अच्छा, एक बेटी है आपकी जी। तो ये जो टाइम यहाँ से शुरू होता है आपका, एक इसको कैसे आपने मतलब बैलेंस किया? क्योंकि जनरली क्या होता है लड़कियों का शादी के बाद में तो 50% या 80% में क्यों हौसले खत्म हो जाते हैं कुछ करने के बाहर जाके, राइट? क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों के लिए रिप्लाई देना होगा, क्यों, किस लिए, क्या जरूरत है, सब कुछ घर में तो है, तो क्यों जाना है तुम्हें बाहर, या क्यों तुम्हें पढ़ना है, या क्यों तुम्हें करना है? तो वो कैसे मैनेज किया? वो देखिए, एक तो ये कि हाँ टाइम मैनेजमेंट का होता है, बट द टाइम मैनेजमेंट ना आप कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है जो फजर सलाह पढ़ता होगा। मैं कभी स्किप नहीं करती, गुड, नेवर। और मुझे लगता है कि जो इंसान फजर सलाह अगर करता है तो वो जो सुबह का टाइम होता है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और उस टाइम में अगर आप सारे काम निपटा लेते हो, फिर आपसे कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो मैनेजमेंट टाइम का हो या रिलेशंस का हो, वो सब आपके ऊपर होता है, और उसके लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलेंगे, निगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, भड़काने वाले भी होते हैं, लोग बोलते हैं फैमिली के अगेंस्ट, लेकिन हमें नहीं जाना। हमें अपनी फैमिली के साथ रहना है, टाइम को मैनेज करना है, तो सुबह उठिए। दूसरी चीज, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या क्यों कमा रही हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी इंडिविजुअलिटी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने फादर के नाम से जानी जाऊं, मैं अपने डैडी के नाम से जानी जाऊं, या मैं अपने हस्बैंड के या अपने भाई के नाम से जानी जाऊं। अरे भाई, कुंवर सरफराज अली खान की बहन जा रही है, एडवोकेट की बहन है, क्यों भाई? इवन मेरे नाम से मेरे भाइयों को जाना जाए ना। दरख्शा मंसूर को फाउंडर है ड्रीम एजुकेशन की, वो देखो उनके भाई जा रहे हैं सरफराज, उनके भाई जा रहे हैं या उनके भाई जा रहे हैं जुल्फिकार, इफ्तिखार, या मंसूर साहब जा रहे हैं, देखिए इनकी बेटी ड्रीम एजुकेशन की को फाउंडर है। तो एक आइडेंटिफिकेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर लड़की को। और ज़रूरी नहीं है कि वो आप एजुकेशन होकर ही कर सकते हो, एजुकेटेड हो तभी करो। आप हाथ के दस्तकार अच्छे हो, आप सिलाई अच्छी करते हो, आप बुनाई अच्छी करते हो, आप कढ़ाई अच्छी करते हो, या आप पेंटर अच्छे हो, तो आप उसमें अपना नाम निकालो। क्यों आपको कोई जाने कि भाई हमारे पापा ये थे, हमारी माँ? अरे आप क्या हो, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है? दरख्शा मंसूर क्या है, उसने खुद अपने हाथों से क्या बनाया है? क्यों मैं किसी का एक रिकग्निशन चाहिए पहचान बनाने के लिए? वो जरूरी थी सर, इसलिए मैं बढ़िया। अच्छी चीज है ये। तो ये तो आपके कहेंगे तो ये आपका खुद का एक एंथुसियाज्म या आपके अंदर का जो एक पोटेंशियल है जी, वो ज्यादा काम कर रहा है, रादर देन के आपको सपोर्ट है। सपोर्ट से ज्यादा कि आपके अंदर वो एक पोटेंशियल है कि आई वांट टू डू समथिंग। यस, सो वो ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर। तो लाइक जैसे एक चीज का एक आप बहुत अच्छा रिप्लाई मुझे दे सकते हो कि
बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, बहुत सारी जो लड़कियां हैं या बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो उनको लाइक एक इस चीज का सबसे ज्यादा फेयर रहता है कि हाउ दे विल कन्विंस टू देयर हस्बैंड, देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स। सो ऐसा क्या उन्हें करना या ऐसा क्या उन्हें कहना चाहिए या क्या उन्हें ऐसा रिएक्ट करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो उस चीज के लिए कन्विंस हो जाए? क्योंकि आपके लिए तो एक अच्छी चीज रही कि कन्विंसिंग पीपल आपके साथ कनेक्टेड रहे। लाइक जो लाइन अभी आपने बोली कि आपके भाई को आपके नाम से पहचान मिले, सो कई सारे भाई इस बात पे बुरा मान जाएंगे, अच्छा तुझे इतना बनना है, चुप बैठ घर पे। तो बहुत सारी ऐसी लाइनें मिल जाती हैं आजकल, अगर लाइक बोलते हैं तो ये परसेंटेज बहुत कम है ऐसे लोगों की। तो जो ज्यादा परसेंटेज है, लाइक बहुत ज्यादा लोग निगेटिविटी का शिकार होते हैं जो गर्ल्स हैं, उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें? उनके लिए ये है कि सबसे पहले उनको खुद को जागना पड़ेगा और हिम्मत नहीं होती। आप घर से बाहर निकलते हो, आप कमा रहे हो, आप अपनी पहचान बना रहे हो, फैमिली को तो देखना ही आपको, वो भी इम्पोर्टेंट, राइट? वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रियोरिटी पहले फैमिली ही है। बिल्कुल। तो मैनेज तो आपको ही करना है। बट लड़कियों के साथ क्या होती है, जब वो बाहर निकलने लगती हैं वो अपने फैमिली के काम को भूल जाती हैं। अक्सर नॉर्मली मैं अगर देखूं तो ये होता है। तो वो आपको देखना है कि आप जॉब करिए। और जो लोगों का है ना कि लोगों को लगता है लड़कियां बागी हो जाती हैं, हाँ, ये एक पहला वर्ड आता है कि बागी हो जाती है या बोलने लग जाती हैं, या एक चीज की नहीं भाई हम उसको जॉब पे भेजेंगे या हम उसको पढ़ाई करवाएंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न हो जाएंगे। ये चीजें लोगों के माइंड में आती हैं। बट वो चीजें देखिए, एक तो ये कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो वो एक इस्लामिक दायरे में, आपका जो भी रिलीजन है व्हाटएवर, आप सनातनी हैं या आप पंजाबी हैं व्हाटएवर, उस थोड़ा सा अगर धर्म किसी के भी अंदर होता है, आस्तिक होता है, वो इंसान कभी गलत काम नहीं करेगा। ये मेरा मानना है, हकीकत बात है, राइट? तो आप आस्तिक रहो, अपने जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हो वो करो। जैसे मैं इस्लाम को करती हूँ तो अल्लाह मुझे नवाज रहा है। दूसरी चीज, आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखो, जॉब भी इक्वल रखो। आपको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ आपको इक्वल रखनी है, डिसबैलेंस नहीं करनी। लेकिन सर लोग डिसबैलेंस करते हैं, जब वो बाहर काम करते हैं तो वो फैमिली को बिल्कुल नहीं देखते। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कन्विंस करना थोड़ा सा ना, फिर लोगों को, इसीलिए लोग कन्विंस नहीं हो पाते। मान लीजिए किसी बच्ची का बहुत अच्छी जगह टीचिंग में हो गया और वो जाने लग गई, राइट? तो वो घर का काम बिल्कुल छोड़ देगी। उसकी सारी प्रायोरिटी क्या होगी? प्रोफेशन। कोई घर में प्रॉब्लम शुरू, फैमिली नो, बिल्कुल कट ऑफ। तो कोई भी भाई, कोई भी फादर, कोई भी माँ नहीं चाहेगी भाई फैमिली कट ऑफ हो। तो ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जॉब, मान लिया देखिए मेरा कोई काम है, राइट? काम तो मुझे ही करना है। बिल्कुल। अब मैं उसको एंथुसियाज्म के साथ करूंगी तो मेरा ही अच्छा है ना। और मैं अगर उसको एंथुसियाज्म के साथ ना करके यार इतना काम पड़ा है तो ये काम किसका खराब हो रहा है? मेरा खराब हो रहा है। तो इसलिए एंथुसियाज्म अगर आप नहीं है ना, एंथुसियास्टिक नहीं है और एनर्जेटिक नहीं है और पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो आप लाइफ में नहीं बढ़ सकते आगे। और फैमिली को तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। उसके बगैर तो बिना फैमिली के यू कांट सर्वाइव। कहने वाली बातें, हम इंडिपेंडेंट है, ये है वो है, नहीं होता। फैमिली के बगैर कोई नहीं चल पाता, बहुत मुश्किल है। जरूरी है। सोसाइटी बहुत खराब है ना हमारी, बहुत नेगेटिव है। तो यही जैसे आप बोल रहे हो, तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आ जाती है आपके हिसाब से कि फैमिली को कन्विंस, टाइम मैनेजमेंट, उनको टाइम दो। उनके बाद जो तुम्हारे पास टाइम बचता है उसको आप कैसे स्किल में कन्वर्ट करके यूज करोगे, मैनेज करना है। देन उसके बाद क्या होगा कि आप जब आपकी जरूरत की चीजें थी, लाइक आपके घर के काम है, बच्चों को मैनेज करना है, और आपकी फैमिली में जिन लोगों की जो जरूरत है, जो आपसे जुड़ी है, उन्हें आपने पूरा करने के बाद जो टाइम बचा है, उस टाइम का आप इस्तेमाल करें, एजुकेट करें खुद को, स्किल्ड करें खुद को, और स्किल्ड करने के बाद फिर आप जो है वो उसमें टॉप पे जाएं। फिर जब टॉप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका एक इनकम ऑफ सोर्स बनता है। इनकम ऑफ सोर्स बनेगा तो फिर आप वहां पर चाहें तो जो आपका दूसरा काम है उसके लिए किसी को हायर कर सकते हैं। बट मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए स्टार्टिंग आप नहीं करनी पड़ेगी कि आप उसे मैनेज करो। जब वो मैनेज हो जाए तो आप एक स्किल्ड करके खुद को वहां पर जाओ और फिर उस चीज को किसी और से आप करा सकते हो। गुड क्योंकि आपके बुरे वक्त में सिर्फ फैमिली होती है ना, ऑब्वियसली। तो फैमिली को छोड़ के आगे बढ़ेंगे भी तो फिर वो क्या होगा कि फैमिली छूट जाएगी। बिल्कुल।
फैमिली छूट जाएगी तो आप कितना भी आप तरक्की कर लें, कितना भी आप आगे चले जाएं। ये बहुत फेक वर्ल्ड है। 90% लोग बहुत फेक हैं यहाँ पर, बहुत फेक हैं। और लोग आपको कहते हैं ना, रोकर सुनते हैं और हंसकर उड़ाते हैं आपकी बात को। तो लोग बहुत फेक हैं, लेकिन ऑल इन ऑल जो आपके साथ खड़े होते हैं वो आपके परिवार या कुछ अच्छे फ्रेंड्स जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे जो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती हैं, लाइक जैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कमेंट करते हो? हाँ बिल्कुल करती हूँ। सो जैसे आप स्ट्रॉन्ग वुमेन खुद को कमिट करते हो, वैसे ही और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो खुद को स्ट्रॉन्ग कमिट करती हैं कि आई एम द स्ट्रॉन्ग। सो जब एक औरत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसके साथ जो मेल्स होते हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके फैमिली में जो भी, तो उनको थोड़ी सी अनसिक्योरिटी या डर होता है? नहीं, मेरे साथ तो मैं अगर कहूँ तो मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पॉजिटिव ही है इन सब चीज़ों में। क्योंकि मेरे भाई, ये भी कह सकते हैं आप कि मेरे भाई जो सबसे छोटे हैं वही मुझसे बहुत बड़े हैं। 9-10 साल का डिफरेंस है। तो मेरे सारे भाई जो हैं वो मेरे फादर फिगर ही हैं लाइक। तो वो मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। और वो मुझसे तो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि निगेटिव वाला पर्सपेक्टिव है। वो लोग खुद खुश होते हैं, अच्छी बात है। हमसे इतनी छोटी है लेकिन इतनी मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो एक ये भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे आगे बढ़ने में ना पॉजिटिविटी सपोर्ट बहुत है। आपके केस में तो ये है कि आपके आप 5% वाली कैटेगरी में हो कि 5% ऐसे लोग होते हैं जिनको होता है। हाँ, लोगों जिनका नहीं है, उनके हिसाब से उनके लिए लाइक क्या आप उनके लिए देखिए वही कर सकते हैं कि सोच तो बदलनी पड़ेगी, उस पे तो काम करना। पहले आप एग्री करते हैं कि हाँ वो फेयर उनको होता है कि हाँ, नहीं? होता है फेयर होता है, बहुत लोगों को होता है इस चीज में। ये मैं देखती हूँ लोगों को कि जहाँ पे वाइफ ज्यादा अच्छी इनकम कमा करती है वहां पे हस्बैंड थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारी वाइफ इतना अच्छा कैसे अर्न कर रही है। ये चीज होती है कि एक्चुअली उनको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जो लड़कियां हैं वो हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में अभी भी लड़का लड़की लड़का लड़की। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं कि अगर कोई वुमेन एक 9 बजे जाती है ऑफिस और एक लड़का भी 9 बजे जा रहा है और वो 6 बजे आ रहा है और वो भी 6 बजे आ रही है, लेकिन घर में उससे सवाल कभी नहीं होगा कि बर्तन का या झाड़ू पोछे का या आटा रोटी का, क्योंकि ये हम घर से सेट कर रहे हैं ना। तो फैमिलीज को स्टार्टिंग से ही बहुत एक इक्वालिटी पे चलना पड़ेगा। लाइक जैसे टिफिन है, मेरी मम्मी ही क्यों बनाए, मेरे पापा भी तो बना सकते हैं। एक शिफ्टिंग्स चल सकते हैं, लाइक एक हफ्ते तुम्हें बनाना है, एक हफ्ते तुम्हें बनाना है। मंडे टू, या फिर भाई डेज के अकॉर्डिंग रख लो, मंडे टू वेडनेसडे भाई पापा बनाएंगे लंच और थर्सडे टू सैटरडे वो बनाएंगे, राइट। तो ये चीजें, लेकिन हम अपनी फैमिलीज में उसमें टाइम लगेगा बट चेंज आएगा। चेंज जब ही आएगा क्योंकि हम अपने घर में देख रहे हैं ना निगेटिविटी। हम अपने घर में देख रहे हैं, नहीं लड़की है बहुत महंगा एक्सपेंसिव कोर्स है, नहीं भाई क्या करना है, शादी तो होनी है इसकी। ये दूसरा थॉट यही होता है, शादी होनी है, अब पता नहीं कल को उसको घर मिलेगा ऐसा या नहीं, ये पैसा हम 20 लाख का कोई कोर्स करा दें इसको, उसके बाद शादी हो जाएगी, पता नहीं फिर ये पैसा भी गया और शादी में भी खर्चा करना है। ये नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन है खासकर फीमेल के लिए, वो आपकी नजर में क्या है? लाइक स्ट्रॉन्ग, आप किस वुमेन को स्ट्रॉन्ग वुमेन आप कंसिडर कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग वुमेन को एक सबसे पहले तो देखिए इंडिपेंडेंटली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आने के लिए, हाँ स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आने के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग के साथ हम ये कह सकते हैं आपको कभी भी कैसा भी मौका हो बट गिव अप नहीं करना। बहुत लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपके मुंह पे आपकी बुराई करेंगे, बट आपको ये माइंड सेट करके चलना है कि मेरे साथ 100 में से 90% लोग निगेटिव हैं, मेरे बारे में निगेटिव ही बोलेंगे। क्योंकि जब आप कुछ समाज में अच्छा करने चलते हो ना तो लोग आपको निगेटिव पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। जबकि आप अच्छा करते हो, मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, स्टिल लोग मेरे पे मतलब बोल देते हैं क्यों ही करना है, क्या ही करना है, बोलते हैं लोग। मेरी फैमिली नहीं बोलती बट बाहर के लोग बोलते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते, उनको खुद वो फ्रीडम नहीं होती, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि 10 लोगों का सामना करें, तो इसलिए वो गिराते हैं। बट आपको गिरना नहीं है, अगर आप 10 बार भी गिरो आपको उठना है। वो एक स्ट्रांग वुमेन होती है जो हर एक, इस कहते हैं ना, एक
मेल, मैं बहुत सारे मेरे यहाँ मेल स्टाफ है, स्टिल मैं एक मेरे साथ और मैम है, मैं हूँ, अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं फीमेल, बट मुझे कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं, कि बिकॉज आई एम स्ट्रांग, मैं जानती हूँ कि हाँ अगर मैं सही हूँ तो वो भी सही रहेंगे। तो ये एक स्ट्रांग की ही पहचान है कि आपको अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर ऐसे बिल्ड करना है कि एक एग्जाम्पल सेट करनी है फॉर द अदर्स। राइट। तो वो एक स्ट्रांग, आप कितना भी फाइनेंशियली क्राइसिस में हो, कैरेक्टर नहीं खराब करना नहीं करना चाहिए, और कितना ही आप ऊंचे उस पर पहुंच जाओ, बिहेवियर खराब नहीं करना। वो आप important एक कहते हैं ना कि एक रिक्शे वाले से लेके और हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट, उसकी रिस्पेक्ट आपको सेम करनी है। और आप अगर 10,000 कमाने से, जैसे मैंने पहले कहा कि 10 लाख पे भी पहुंचो, तो एक छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक, हर किसी इंसान तक आपका बिहेवियर बहुत काम, हम्बल, स्वीट होना चाहिए। वो आपको स्ट्रांग बनाता है। बिल्कुल। ये नहीं आप ऊंचाई पे पहुंच गए, आप स्ट्रांग हो, आप पैसे से भी स्ट्रांग होते हैं लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं स्ट्रांग होने में भी, बट स्टिल आप फिर लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दो, वो कोई स्ट्रांग, वो स्ट्रांग नहीं होता, वो स्ट्रांग नहीं है। Right. स्ट्रांग है कि आप सोसाइटी के लिए इतना बड़ा चेंज लेके आओ कि वो वर्ल्ड चेंज हो जाए, अपनी कम्युनिटी को, हाँ एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि यार ये बंदी काम कर रही है, एक्चुअल में बहुत मेहनत कर रही है और वाकई स्ट्रांग है। क्योंकि एक तो वो सोच लाना कि हमें कुछ चेंज करना है, अपने आप में छोटी सोच नहीं है ये, कि हमें कुछ दुनिया के लिए करना है, उसके बाद 10 लोगों का सुनना और फिर 10 लोगों को सुनकर ये करना, हाँ लेट इट गो, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए, वो स्ट्रांग है। खास करके अगर आप देखोगे बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला कि जब औरत पैसा कमाना शुरू कर देती है तो उसके अंदर बहुत ड्रामेस्टिकली चेंज आता है। लाइक वो फिर फैमिली को या अपने अपने हस्बैंड को फिर उस नजर से नहीं देखती जैसे उसे देखना। ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों के केसेस में ऐसे देखा गया है। मर्द जब पैसे कमाता है तो वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, उसका एक लगता है कि मेरा ये धर्म है कि मुझे, या मेरा ये सिस्टम ही है, मुझे मेरी फैमिली के लिए कमाना है और मुझे सिर्फ उसी को पालना है या उसी को करना है, उसके लिए ही सब कुछ करना है। लेकिन जब औरत पैसा कमाने लगती है तो उसे लगता है कि वो बहुत कुछ वो कर रही है, तो वो इसको क्यों पाल रही है, लाइक वो उसके पैसे से ये क्यों पल रहा है, उसके पैसे से सारी चीजें क्यों हो रही है, वो कमाने लगी है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे रिश्ते मैंने देखा है कि टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और खासकर इसीलिए परमिशन तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने दी है काम करने की, उसने तुम्हें फ्रीडम दी है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन जब तुम्हें एक एक स्टैंड मिल गया है, एक मुकाम मिल गया है, तो अब तुम्हारी बारी है खुद को उससे ज्यादा प्रूव करने की। लेकिन जनरली जो केसेस देखे गए हैं उनमें ज्यादातर रेशेस ऐसे ही हैं कि वो या तो हस्बैंड को छोड़ देती हैं या फैमिली को छोड़ देंगी, बट अपने आप को वो सुपीरियर समझने लग जाती हैं। तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मेंस कम्युनिटी पे ज्यादा पड़ता है। और इसीलिए शायद ये मेंस जो है वो उस चीज को लेकर के फेयर में रहते हैं कि अगर कल को ये कुछ बन गई तो ये मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो वो फेयर बहुत ज्यादा अक्सर आता है फीमेल कम्युनिटीज की तरफ से मेल कम्युनिटी। हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो कम्युनिटी इन सब चीजों से इफेक्टेड है वो खुद को कैसे इम्प्रूव करे। क्योंकि अगर कम्युनिटी खुद को इम्प्रूव नहीं करेगी तो उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो ये चीजें आगे जाके, मान के चलो आज हम, जैसे आज आप अभी एक चीज बोल रहे थे कि अब बहुत बदलाव आ गया है, फेमिनिज्म को लोग अवॉइड करने लगे हैं कि ये मेल फीमेल, लड़का लड़की, ये वो बराबर की कोशिश। लाइक अभी गवर्नमेंट को भी अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट ने भी शायद बहुत सारी चीजों में फीमेल के लिए बहुत कुछ किया है कि अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी है तो उसमें उनका हिस्सा रखा गया है। पहले लॉ में नहीं था लेकिन अब लॉ में भी एड ऑन किया गया। तो ऐसे कई सारे बदलाव क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे का भी एक रीजन है कि अब ये जो वुमेन कैटेगरी है इसने क्या किया, स्टार्टिंग से ही इन चीजों पे काम किया है और उस चीज का बदलाव आने की वजह भी यही है। अगर वो काम नहीं हुआ होता लाइक तो फिर क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं था, वो और बैकवर्ड चला जाता। अगर हम जैसे कुछ हमारी पुरानी किताबों में सुनते हैं कि कुछ ऐसे भी वक्त गुजरे हैं कि जहाँ फीमेल को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जाता था, तो वो दौर जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो लाइक हमें यकीन नहीं होता कि क्या रियल में ऐसा होता होगा, या उस वक्त की जो वुमेन्स रही हैं क्या उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया होगा, और अगर किया भी होगा तो क्या क्या लेवल होगा उनका कि वो उस चीज को उस हद तक बर्दाश्त किया उन्होंने। तो वो चेंज आने के पीछे भी जैसे किताबों में हमें ये चीजें मिल जाती हैं कि कुछ वुमेन्स रही हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत पावरफुली
रिजेक्ट किया कि नहीं, अब तक था बट अब नहीं। ज्योतिबा फुले बाई हैं, उनकी कहानी जैसे मैंने पढ़ी है, तो उसमें मैंने देखा कि एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल का बदलाव लेकर आए। वुमेन्स को पढ़ाना लाइक एक डिफिकल्ट टास्क होता था कि पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ने जाना है तुमने, और उन्होंने उसी चीज को एक एम बना लिया था कि नहीं, पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे तो समझेंगे अपने बारे में आगे कि हमारे हक क्या है। तो वैसा एक चेंज उनकी वजह से आया। और भी एक दो फीमेल हैं ऐसी जिन्होंने जैसे जो स्टेप्स उठाए हैं, उन स्टेप्स के उठाने की वजह से आज ये आप चेंज देख रहे हो। अगर वो स्टेप्स उस टाइम पे नहीं उठाए जाते तो आज ये चेंज नहीं होते। तो ऐसा ही शायद अभी भी जरूरत है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं। जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक इसके अंदर शुरुआत की हुई है कि आप एजुकेट कर रहे हो लोगों को, गर्ल्स को और खास करके यूथ को एजुकेट कर रहे हो इस लेवल पे लाके कि नहीं, आप अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल करो। एक होता है सिर्फ एजुकेशन ले लेना, एक होता है एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से लेना। हम लाइफ लेसन्स भी देते हैं इनको कि तुम एजुकेटेड तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारे लाइफ में एथिक्स ही नहीं है। मैं आपके यहाँ, मैं अपने यहाँ ये कर दूं कि नहीं, मेरे यहाँ मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल सिर्फ नॉर्मल लोग बनेंगे। आलिम माँ करके जो लोग आ रहे हैं या जो लड़कियां पर्दे में हैं, मैं उनको नहीं बनाऊंगी तो नहीं। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ सिर्फ एजुकेशन देखी जाती है। और मैं आपसे बता रही थी, मैं आप देखिएगा मेरे प्रोफाइल पे मैंने उसका डाला भी है। मुस्कान एक लड़की है जो पूरे उसमें रहती है, मास्क में भी रहती है, पूरे प्रॉपर पर्दे में रहती है वो, क्योंकि उनको पता है द मीनिंग उसके पीछे। और वो लड़की शायद ही सर ऐसी हो जिसने एक साल में कोई काम ऐसा जो इनोवेशन के साथ ना किया हो। कल कार्ड मेकिंग था, फर्स्ट वो आई थी। उससे मतलब कुछ भी, हम कोई प्रेजेंटेशन, डिबेट, मॉक सेशन, जैम सेशन, हर चीज में उस लड़की ने अपने आप को टॉप लेवल पे रखा है। तो मैं कैसे उसे नहीं, अगर मान लीजिए अगर वो मिस फेयरवेल, मेरे यहाँ 2 साल 2 लड़कियां बिल्कुल हिजाबी बनी है, बिल्कुल हिजाबी, क्योंकि भाई वो उस तरीके से ड्रेसअप होके आई, उस तरीके से करके आई। और फिर उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो ज्यादा, वो सारी चीजें बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ये सब चीजें मेरे लिए मायने ही नहीं रखती कि आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, क्या सीखा, वो इम्पोर्टेंट है। और लाइफ लेसन्स, मैं तो बहुत इन लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ ना मैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें ना लोगों को बहुत मोटिवेट करती हूँ कि बस किताबों में ही जिंदगी है, मुझे लगता है। है बहुत सारे लोग, लेकिन ये है ना कि वो चीज कब, लाइक वो लड़की आपके पास पढ़ने आई है तो आपको पता चला। उसे अगर घर में रखा जाता, उसे नहीं निकलने दिया जाता बाहर, तो ये चीज आप नहीं कर पाते। लाइक आप उसका पोटेंशियल एनालाइज नहीं कर पाते। ये बोलना है कि मेरी फैमिली है तो मैं यहाँ तक बढ़ पाई। अगर मुझे परमिशन नहीं होती तो और लड़कियों को नहीं मिल रही है, तो मिलना जरूरी है। ओके, तो लाइफ का पहला फर्स्ट फोन, बहुत टाइम हो गया, कीपैड वाले फोन चलते थे तब, तो वही था मेरे पास भी नॉर्मल। उससे नॉर्मली टेक्स्ट जाते थे और कुछ नहीं। कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। आजकल तो आप पूरी दुनिया को घुमा सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, एक फोन से सब कुछ कर सकते हो। पूरी लाइफ चल रही है इंसान की। एक लाइन में अगर दरख्शा मंसूर को अपनी औकात को बहुत पोलाइटली किसी को बताना हो कि दरख्शा मंसूर की औकात क्या है? मेरी औकात क्या है? मेरी औकात ये है कि किसी भी, कोई भी इंसान अगर एक बारी मुझसे मिल लेगा तो मैं ये लिख के दे सकती हूँ, वो ये कहेगा कि मैम आपसे हमें जिंदगी भर रखना है। मेरी औकात ये है, मैंने वो कमाया है। गुड। अगर आप किसी कंट्री के किंग हो और आपकी कंट्री में लोग भूख से मर रहे हैं, तो आप अपने आप को एज ए मिरर, ऐसे सामने आप क्या कैसे देखते हो? मैं अपने आप को फेलियर मानूंगी वहाँ पर, बिल्कुल। अगर एक कंट्री की किंग हूँ और मेरे पास वो सारी लायबिलिटी थी, सारी चीज़ें थी, अथॉरिटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और मैं अगर वहाँ पे फेल हूँ तो मैं अपने आप को फेलियर मारूंगी, लोगों को नहीं। क्योंकि वो जगह मेरी थी, मैं उसको कामयाब कर सकती थी और लोगों का पेट भर सकती थी। माफ़ करने वाली जो सिचुएशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं कई बार। तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप अपने आप से बताना कि आप वो चीज़ें माफ़ कर सकते हो, ऐसे कुछ सिचुएशंस को एक्सप्लेन करके, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे? देखिए, माफ़ कर देना वहाँ पे है जहाँ तक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं आए।
वहाँ तक मैं माफ़ कर दूंगी लोगों को, राइट, मेरे कैरेक्टर की बात ना है। लेकिन अगर मेरे कैरेक्टर को कोई डिफेम करना चाह रहा है या कोई गलत पॉइंट आउट करना चाह रहा है, फिंगर पॉइंट करना चाह रहा है, तब मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। वो मेरे लिए बहुत गलत है, क्योंकि उससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब हो जाती है, डिफेम हो जाती है। और जहाँ हाँ छोटी मोटी बात है, कोई हाँ इमोशंस हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, कोई बात हुई, भाई माफ़ कर दो, दोस्त हैं, मान लीजिए आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ कहा, हो गया, ठीक है, इट्स ओके फाइन। बट हाँ अगर कोई कैरेक्टर पे आ रहा है या अगर कोई गलत डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, ये तो फ्रॉड कर रही हैं, ये तो ये कर रही हैं, वहाँ मैं उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं दूंगी। सोशल मीडिया का आपकी लाइफ में क्या स्पेस है, क्या रोल है? बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है सोशल मीडिया तो। इज़ लाइक मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ को चेंज करना है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना है, तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप उभर सकते हो। क्योंकि मैं अपना पर्सनल बता सकती हूँ कि जो भी मेरी जर्नी है उसमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ने मेरा बहुत साथ दिया है, यूट्यूब ने मेरा बहुत साथ दिया है। और मतलब साथ इन द सेंस कि क्योंकि कभी कभी अपने लोग बातें नहीं समझ पाते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आपको कनेक्ट करते हैं, वो समझ पाते हैं कि हम एक्चुअल में क्या देना चाह रहे हैं समाज में, या क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हमारा मिशन है। और हमारा मिशन तो बहुत बड़ा है। तो वो अपने लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता, बट जो दुनिया है उसको समझ में आना है। और जब आप पब्लिकली कुछ करना चाहते हो तो पब्लिक में आना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो दरक्षा मंसूर एक टीवी है, तो दरक्षा मंसूर का रिमोट कितने लोगों के हाथ में है कि वो जब चाहे उसका बटन दबा करके कुछ भी लगा सकते हैं? अच्छा, दरक्षा मंसूर अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो कहूँ तो बहुत चुनिंदा लोग हैं। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ही हैं, उसके बाद मेरी अपनी फैमिलीज तो हैं ही दोनों, मायका ससुराल। उसके अलावा आतिफ सर हैं, फाउंडर हैं भाई। उसके बाद मेरे 9 दोस्त हैं दिल्ली में जो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज। सिकंदर मिर्ज़ा, निदा, रुखसार, तलत, सूफिया और ज़ेबा, ये दीज आर ऑल माई, फरहीन, दीज आर ऑल माई बडीज। कि रिमोट नहीं कह सकते, बट दे आर माई बैक सपोर्टर्स। हमें वही पूछने वाला था कि रिमोट का सेंस ये होगा कि लाइक वो एक बटन दबा के दरक्षा मंसूर का वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नहीं ये क्या कर रही हैं, किधर हैं, कब है, आप इनको अप्रोच कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो दीज आर माई बडीज। जाहिदा भी हैं, एक जाहिदा, वो भी हैं। फूडी है अब खाने में? हाँ, बहुत खाती हूँ, बहुत फूडी तो बहुत हूँ। पहली बार जब पिज्जा खाया? पहली बार तो याद नहीं है। नहीं याद है? बहुत टाइम पहले खाया था। पहली बार चाउमीन? लॉन्ग टाइम, कॉलेज से ही खाते चले आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग एमयू के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ टिक्की मिलती है ठेले पे आज भी। और वो बार बार हम लोग उसमें ना वो छोले डलवा सकते हैं, और वो सेम रेट पे होते हैं। अब तो वो 10 की हो गई है, हमारे ज़माने में वो 5 रुपए की मिलती थी, तो वो एक अलग फ्लेवर था। चाय या कोल्ड ड्रिंक? चाय। कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं? बस अच्छी नहीं लगती। मैं अलीग्स हूँ, और अलीगेरियंस के नसों में भी चाय बहती है। अलीग्स क्या, मैं समझा नहीं आपको। अलीगेरियन, अलीगढ़ से हूँ ना। अच्छा। तो जो अलीग्स होते हैं बेसिकली, जो अलीगेरियंस होते हैं, तो उनकी नसों में भी चाय होती है। मतलब लाइक हम लोग नहीं रह सकते बिना चाय आप ये बोलो अलीगढ़ से जो हैं वो अलीगेरियंस बुलाते हैं? हाँ। अच्छा, ऐसा कुछ है? पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अरे बहुत फेमस है, बहुत आम पे तो बहुत मीम्स बनते हैं। अच्छा। कि अगर कोई पेशेंट है लाइक और वो बीमार है और वो उसको तबीयत ठीक है, तो को ब्लड नहीं चाहिए, चाय डालो। वो ठीक हो जाएगा। ओके, कुछ शॉर्ट फायर आंसर्स देने आपने, ठीक है? कोई आया तो मोस्ट वेलकम, आइए बैठिए। कोई गया तो? अल्लाह हाफिज, ध्यान रखिएगा अपना। किसी ने कोई काम खराब कर दिया तो? कोई बात नहीं, होता है, इट हैपेंस, अगली बार अच्छा करना। किसी ने कोई काम अच्छा किया हो, सही किया तो? नाइस, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। कोई काम नहीं कर पा रहा है तो? बेटा हो जाएगा, संभालो, होता है, इट हैपेंस, सबके साथ होता है। अगर फोकस करोगे तो हो जाएगा। कोई काम नहीं करना चाहता है तो? नहीं करना चाहता है तो बेटा बहुत गलत बात है, करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो, इतने निकम्मे क्यों हो, काम करना चाहिए। कोई काम
है उसका, बट वो आपको दे के चला जाए तो? मुझे देके चला जाए तो क्यों भाई, ऐसा क्या, मैं क्यों करूंगी, तुम्हारा काम है, खुद करो। फिल्मों में कौन सी फिल्म आपकी बेस्ट फिल्म है? DDLJ। कोई एक डायलॉग? DDLJ का बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप पॉलिटिक्स में कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन आपको गलत ठहराया ही जाता है, इसलिए बहुत दूर। डीप लव आपके हिसाब से क्या है? डीप लव मेरे हिसाब से वो है कि ज़रूरी नहीं है कि आप, आजकल के यूथ को ना फ़ौरन ये रहता है कि बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर वो निगेटिव पर्सपेक्टिव पे चले जाते हैं। बट जो डीप लव है मेरे हिसाब से वो इमोशंस को समझना है, आप उसकी तस्वीर से भी प्यार करें, वो है मेरे लिए प्यार। ऐसा नहीं है कि उसका होना ही ज़रूरी है। तो वो चीज़ें लेकिन नहीं है दुनिया में। लोग ना बस एंजॉय करते हैं एंड दैट्स इट, फिर वो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फिर रोते हैं बैठ के, फिर वो कैरियर भी कहीं ना कहीं उनका ख़राब होता है। तो सबसे पहले तो डीप लव यही है कि आप देखिए कि कोई इंसान आपको हाइडेड ना रखे। जो इंसान अगर आपको अपनी फैमिली से या फ्रेंड से हाइडेड रख रहा है, वो डीप लव कभी नहीं हो सकता। एक लड़का एक लड़की दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मेरे हैं इसलिए। नहीं, अक्सर कई, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए प्योर जो एक डेफिनेशन होती है फ्रेंडशिप की, तो उससे ऐसा नहीं होता। इट्स टोटली, मैंने कहा ना कि हर चीज़ आपके माइंडसेट पे है, आपकी पर्सपेक्टिव से कि आप लाइफ को क्या ले रहे हो। बिल्कुल हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में भी ये सेट होना चाहिए कि हाँ ये मेरी दोस्त है। डजेंट मैटर लड़का है लड़की है, क्या फ़र्क पड़ता है। और माइंड क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मैरिड हैं तो जाहिर है कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स तो होते हैं। एक दोस्त जो अच्छा दोस्त है वो लाइफ पार्टनर बन सकता है, अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। मेरे जो मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कहूँ कि मैं उनसे हर एक बात डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत एक आईना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दुनिया की हर बात उनसे शेयर कर सकती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं उनसे मतलब झिझकूँ भी कि हाँ भाई मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ या ऐसा क्यों कर रही हूँ या ऐसा क्या है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते। लाइफ में इतने लोग आपके हैं, कुछ लोग आए कुछ गए, तो जो लोग आपकी लाइफ में आए और आपसे आज भी कनेक्टेड हैं, तो वो एक आना हुआ किसी का भी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम, जब मेरी लाइफ का मैं बताऊं तो मैं 2003 में एक कंपनी में जॉब कर रहा था। मैं वहाँ एज ए डिज़ाइनर गया और वहाँ पे कुछ जो मेरे साथ डिज़ाइनर थे उनके लिए मैं बहुत एक अजीब सा इंसान था उनके लिए, क्योंकि मैं एक तो बहुत छोटा था उनसे और दूसरा मैं अलग तरीके से वहाँ पे पहुंचा था अपने काम के दम पे, और वहां पे लोग अपने रिसोर्स के दम पे आए हुए थे। तो मैं अपने सिर्फ काबिलियत के दम पे वहां पहुंचा, तो वो लोग मुझे थोड़ा सा उस नज़र से देखते थे। और सिचुएशंस ये हुई कि 3-4 साल एक साथ काम करने के बाद, ये 2003 और 4 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज ये सिचुएशन है, वो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। पूरी एक जो कम्युनिटी है, आज भी हम पार्टीज करते हैं, मिलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो इट्स लाइक 20-25 साल का ये और हो चुका है, लेकिन वो आज भी मेरी लाइफ में है। और उसी टाइम पे मुझे और भी कई सारे लोग मतलब मिले, लेकिन वो पता भी नहीं कि वो कहाँ गए, किधर हैं भी कि नहीं हैं। तो जस्ट उस चीज को रिलेट करने के लिए ना, कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। तो जो रुक जाते हैं वो आपके लिए कुछ स्पेशल होते हैं। तो उनमें से उन्हें आप अच्छी एडवाइस भी देते हो, उनसे डिस्कशन भी करते हो, उनके अच्छे बुरे को एक्सप्लेन भी करते हो। तो वो चीज, और जो लोग चले गए तो उनमें से कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो आए थे, लेकिन आपको लगा ये बहुत अच्छा इंसान है मेरी लाइफ में, इसके साथ आगे तक कनेक्शन बना के रखना चाहते हो, लेकिन वो चला गया जस्ट अपनी ईगो की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से। ये तो बोलना है मुझे। तो जब वो चले जाते हैं तो वो हमें ये रहता है कि काश वो साथ होता तो अच्छा रहता। मैं उसकी लाइफ में कुछ बदलाव कर सकती थी, उसे कुछ अच्छा बना सकती थी या बना सकता था, लेकिन वो रुका नहीं, जस्ट बिकॉज के उसे जाना था, वो चला गया। तो ऐसे उस भीड़ से 2 लोग निकालने, एक जो आके चले गए और एक जो है उस भीड़ में से एक इंसान, तो जो है उनके लिए को छोड़कर
कोई भी हो सकते हैं, इससे ये मैटर नहीं करता कि वो आपकी फैमिली में है, फैमिली से बाहर है, फैमिली में क्योंकि जो फैमिली में है वो भी आपकी लाइफ में आए ही है ना कहीं से। तो आपकी लाइफ में जो भी लोग आए हैं या जो लोग गए हैं, तो उनमें से जो लोग आपकी लाइफ में, पहले उस पर आप एक किसी के लिए रिप्लाई करना कि जो लोग आपकी लाइफ में अभी हैं, जो लोग आए थे उनमें से, तो उसके लिए कोई एक इंसान, नाम नहीं लेना आप उसका, उसके लिए आप क्या एक मैसेज या क्या एक ऐसा पैगाम या क्या एक ऐसी बात उन्हें कहना चाहते हो कि वो आपके साथ हैं तो ये है फ्यूचर में, या वो आपके साथ हैं तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है, या उनके लिए कोई एडवाइस आप दो, ताकि जब आप अब बोलो यहाँ से तो सबको छोड़ के सिर्फ उन्हीं को वो समझ आए। ओके, तो एक ये आपको बोलना है, बताइए। ठीक है। मैं जिनके लिए बात कर रही हूँ तो उनको मैं बस यही एडवाइस करूँगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा साथ हूँ, मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी चीज़ कि इंशाल्लाह मैं बस मुझे 2-4 साल दे दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगी आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत मेहनत कर रही हूँ और मुझे बहुत आगे, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। या 99% लोग समझ जाएंगे कि आप किससे बोल रही हो। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं कि जो लोग आपकी लाइफ में आए थे, आए और चले गए, और आज पता नहीं कि कहाँ हैं और हैं भी कि नहीं हैं। तो उनमें से कोई ऐसा इंसान जो शायद अब आपका ये पॉडकास्ट के थ्रू उस तक वो मैसेज पहुंचे और उसे सुने तो वो चीज़ रिलेट कर जाए, आप उसे क्या मैसेज देना चाहोगे? मे बी पॉडकास्ट के थ्रू पहुंच जाए तो हाँ, 1-2 लोग हैं जो अगर मेरी लाइफ में रहते तो बहुत अच्छा मैं उनको सपोर्ट भी कर सकती थी, और प्लस मैं उनको बहुत एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उनको बहुत आगे ले जाके जा सकती थी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सबके अपने सोच है। किसी को साथ रहना होता है, किसी को साथ नहीं रहना होता। जो छूट जाए उसको छोड़ देना ही बेटर है। बट हाँ, मैं उन लोगों को भी प्रूफ कर दूंगी जिन्होंने मुझे मतलब बहुत गलत समझा है। मतलब आई मीन ये कि गलत इन द सेंस कि इमोशनली हर्ट किया है जिन लोगों ने मुझे, तो उनको भी इंशाल्लाह मैं प्रूफ कर दूंगी। और जो लोग अभी साथ नहीं है मेरे, वो इंशाल्लाह खुद से मेरे पास आएंगे। ओके, तो दरख्शां मंसूर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। आपका जो एक लाइफ है ये तो हमने देखा, इसके साथ साथ इस लाइफ में डेफिनेटली आपके एक फ्रेंड सर्कल भी बना होगा, आपका एक जोन भी बना होगा, आपके कुछ अच्छे दोस्त भी होंगे, कुछ बुरे दोस्त भी होंगे जिन्हें आप देख के लगता है क्यों है ये। सो ऐसे भी होंगे। तो जो आपके दोस्त हैं, आपके जो साथ में हैं, उनके बारे में कुछ आप बताना चाहें? मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड में सबसे पहला नाम जो है वो कुंवर शाह आलम साहब का है, जो हस्बैंड है। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा, निदा खान, फरहीन, रुखसार, सूफिया एंड जाहिदा। दीज आर ऑल माई बैकबोन। और बिना इनके मतलब बहुत सर्वाइवल भी मुश्किल है, क्योंकि हर कदम पे साथ रहते हैं। और मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं, इवन मतलब अफसाना नाज, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि वो एक ऐसी बंदी है कि मेरी ननद है, लेकिन स्टिल मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी लाइफ में एक ऐसे है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी, मैं किसी से डिस्कस नहीं करती, मैं अपनी नन से डिस्कस करती हूँ। वो मेरी लाइफ का बहुत रेयर होता है, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी, बहुत रेयर होता है। इवन वो अपनी मम्मी के लिए बोल देगी, अच्छा मम्मी ने ऐसा कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उनका तो काम है। तो ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये सारे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मतलब स्पेशली सिकंदर मिर्ज़ा और निदा और रुखसार, ये तीनों क्योंकि थोड़े मेरे एज ग्रुप में टाइप में भी हैं, तो इनसे ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। बाकी जो तलत और फरहीन और ज़ेबा हैं, वो थोड़ा सा एक छोटे हैं वो लोग, तो थोड़ा सा एक होता है ना, एक उनसे डिसेंसी वाला रिश्ता है। आप हंसी मजाक थोड़ा डिसेंट वे में करते हो, बट ये जो तीनों लोग हैं इनसे मैं थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ, या जाहिदा है उनसे मैं हंसी मजाक कर लेती हूँ, तो वो है। बट एक जो अफसाना है उनके साथ एक बॉन्ड बहुत अलग है मेरा, बहुत प्योर बॉन्ड है। कुछ लोगों के साथ रहता है। हाँ, मतलब वो उनके साथ ऐसा है कि 10 दोस्त हैं तो 10 के साथ अलग अलग टाइप का मैं बॉन्ड अगर परेशान हूँ, लाइक अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मैं सबसे पहले उसको कॉल करूंगी
अफसाना जैसे से हुआ, ये हुआ, वो, जैसे हर किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो शी इज लाइक माई मिरर। हाँ, शी इज लाइक माई मिरर। बिल्कुल। मुझे कुछ अच्छा होता है तब भी मैं हर चीज को डिस्कस करूंगी कि ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। सेम ऐसे ही सिकंदर के साथ है, रुखसार के साथ है, निदा के साथ है, सेम। ये मतलब मैं इन लोगों को बहुत वो करती हूँ। बाकी सभी अच्छे हैं। बाकी तो खैर मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जिनको मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ रहे हैं, सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और बस ये बनी रहे, यही चाहती हूँ। अर्न की जाती है जो आपने की है माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग तभी देते हैं जब आप उसे अर्न करते हो। ये कमानी पड़ती है, ये ऐसे नहीं मिलती किसी को भी। यहीं पे मैं एक चीज और आपसे पूछूं कि आपने अपने आप को तो एक जगह पे फिक्स कर लिया है कि लाइक दिस इज आई एम एंड दिस आई वांट टू बी, राइट? सो जब आप इस सिचुएशन पे आते हैं कि दिस आई वांट टू बी, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपका माइंडसेट भी थोड़ा चेंज होगा, आपका आइडियोलॉजी भी थोड़ा चेंज होगा। तो अभी भी आपका मतलब अभी करंट में आपका सोसाइटी के लिए क्या माइंडसेट है, और अगर आप उस सिचुएशन पे पहुंचते हैं तो आप कम्युनिटी के लिए क्या सोचते हैं कि कम्युनिटी के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो माशरे को बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की, बहुत ज़्यादा। मेरे पास कभी इतना पैसा हुआ, डेफिनेटली ये मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं कर भी देती हूँ चीज़ें, और हर चीज़ दिखाकर बोलकर नहीं होती। बिल्कुल। डेफिनेटली मैं गर्ल्स के लिए तो कुछ करूँगी। गुड। ये मेरा है कि मैं उनको एजुकेट कर सकूँ अपने लेवल पे, और इस तरीके से फ्री एजुकेशन कर सकूँ, या बहुत नॉमिनल, इतने नॉमिनल रेट्स कि वो इजीली एजुकेट हो सकें। गुड। इस चीज़ में मेरी इंस्पिरेशन जैसे खान सर हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप कुछ और मतलब सोसाइटी के लिए करना चाहेंगे बड़ा? हाँ, यही बड़ा कि उनके लिए कुछ अच्छा, और कोई एकेडमी अच्छी खोलूं ऐसी जिसमें कि वो सारी उनके पास एवेबिलिटी हो, सारी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, बहुत नॉमिनल रेट्स पे हों, सही एक्चुअल में लोग पढ़ सकें। क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ होती है, बट स्टिल बच्चे पैसे की वजह से भी नहीं पढ़ पाते, उनके पास वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती, और इस वजह से वो कुछ कामयाब नहीं बन पाते। तो वो अवेल करा सकूं, और प्लस कुछ ऐसा कर सकूं कि जो लड़कियां स्पेशली, ऐसा नहीं है कि मैं बाइज्ड हूँ, बॉयज़ के लिए नहीं है, सबके लिए ही होगा, बट मैं देखती हूँ लड़कियों के साथ ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि हमने डिस्कशन रहा, हमारा पॉडकास्ट रहा, कि लड़कियों के साथ होती हैं ये चीज़ें, रिस्ट्रिक्शंस हो गई, फिर पैसे की भी हो गई कि हाँ भाई नहीं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम कुछ इस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, तो उनकी फीसेस बहुत कम कर दें। प्लस हम कुछ कोर्सेज जो हमारे पास हैं वो इन फ्यूचर हम उनको बहुत नॉमिनल रेट्स पे या बहुत कम कर सकें, क्योंकि हमें भी कहीं देना होगा तो जाहिर है, बट इतना हो कि इजीली हर कोई पढ़ ले। बेसिकली मैं इस तरीके से अपने आप को सोचती हूँ, और मैं करूंगी इंशाल्लाह, आई विल डू। अगर मेरे पास, मैंने इतना अचीव किया तो डेफिनेटली आई विल डू दिस। गुड गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और यहाँ पर एक चीज और मैं पूछूंगा कि आप भी डेफिनेटली हर एक चीज़ से कनेक्टेड है, तो आप आपकी लाइफ में जो इंस्पिरेशंस लेते हैं, तो क्या रिसोर्सेस हैं आप, किन लोगों के साथ लाइक आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी एक दो पर्सनैलिटी का अगर आप नाम लेना चाहेंगे तो? तनवीर अहमद साहब हैं मेरी लाइफ में, फैजान सर हैं, आतिफ सर को मैं खुद देखती हूँ, डे एंड नाइट बहुत काम करते हैं, तो इन लोगों से मैं बहुत सीखती हूँ, देखती हूँ। ये लोग इस टाइप के लोग हैं कि इवन तनवीर अहमद साहब जो कि V2 मीडिया के फाउंडर हैं, IAS के, उनके साथ भी अप्रॉक्सीमेट 3 लाख से स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। वो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं। तो इट्स लाइक 15 to 20 डेज में उनका कॉल आता है, पूछते हैं दरक्षा बेटा कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कमी भी होगी वो तो मुझे बताएंगे। तो वो इंस्पिरेशन के साथ साथ ना वो मुझे गाइड भी करते हैं। अच्छा। तो वो मेरी लाइफ में वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रश्मि सचदेव हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर हैं, कालिंदी कॉलेज में, तो वो भी शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो वो भी, ये लोग ऐसे हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी डेवलप्ड है ऑलरेडी, और फिर भी हमें टाइम दे रहे हैं अपनी इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन हो जाती हैं कि यार इतने इंसान, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपना टाइम निकाल कर मुझे टाइम दे रहा है, तो मैं इनसे क्यों नहीं सीखूं। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो जाता है। या इम्तियाज़ रूमी साहब हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के, तो वो मुझे बिल्कुल बड़ी सिस्टर की तरह मानते हैं। तो ये लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू सो मच दरक्षा मंसूर, आप यहाँ आज इस पॉडकास्ट पे आए और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, आपने बहुत अच्छे से आंसर भी दिया।
एक हेल्दी डिस्कशन रहा है और हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो कि जो आपने ड्रीम बनाया है, जो आपने सोचा है, आपकी लाइफ की जो मकसद है वो सब पूरे हों और फिर से हम एक पॉडकास्ट करें, आप फिर से यहाँ बैठे हों इंशाल्लाह एज ए बिग सेलिब्रिटी के हम शो लाइव चलाएं और एक साथ लाखों लोग आपको देख रहे हों। इंशाल्लाह। सो हम ये सब उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इन सब चीज़ों में कामयाबी दे और थैंक यू सो मच टू बी हियर। थैंक यू सो मच टू यू वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ करने के लिए और माशरे में इतना अच्छा काम करने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेसिकली लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है इस चीज़ से, क्योंकि एक्चुअल में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ऐसे हैं, देखिए सेलिब्रिटीज़ को, बिजनेसमैन को, क्रिकेटर्स को तो हर कोई ला रहा है, हर कोई उनकी स्टोरी देखा रहा है, इसके पॉडकास्ट उसके पॉडकास्ट, बट आप रियल लाइफ स्टोरीज को ला रहे हो जो बहुत ग्राउंड से आए हैं जी। और वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच टू यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो ये पॉडकास्ट था आज का हमारा दरख्शां मंसूर के साथ में, जिसमें हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की, हेल्दी डिस्कशंस की, ऐसे पॉइंट्स पे बात की जो शायद अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह से अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से सीख ली जा सकती है, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर किया जा सकता है। हम अक्सर किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के बहुत सारी बातों से सीखते हैं, तो जो सीख होती है वही हमारी लाइफ का जो स्ट्रेटजी होती है, जो हमारे एम्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है। सो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए और आप कनेक्ट रहिए, ऐसे पॉडकास्ट रेगुलर हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।